Hello, fourth semester. This video is for DLED fourth semester. हम लोगों ने इसके पहले जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे थे तो स्वतंत्रता आंदोलनों का जो टॉपिक था उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इन दोनों का टाइम पीरियड लगभग एक ही था। ठीक है। 1921 से 1922 तक माना जाता है खिलाफत और 1920 से 1922 माना जाता है असहयोग आंदोलन। हालांकि इसकी शुरुआत हम 1919 से खिलाफत की मान सकते हैं, लेकिन ये घटनाएं हुई थी उस समय और जो वास्तविक आंदोलन था वो क्यों शुरू हुआ, उसके क्या कारण थे। हुआ ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला, तो वहाँ पर जो तुर्क का सुल्तान था, तुर्की देश का सुल्तान था, जो विश्व के जितने भी मुसलमान थे उनका खलीफा समझा जाता था। खलीफा का मतलब होता है एक रिलीजियस नेता जिसकी सब बात मानते हो। तो मुस्लिमों में उस तुर्की सुल्तान की बहुत अधिक अहमियत थी और तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध किया था। तो भारतीय मुसलमानों को प्रारंभ से ही आशंका थी कि यदि तुर्की हार गया तो उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और खलीफा की शक्तियां भी समाप्त कर दी जाएंगी अगर कोई भी युद्ध हार जाएगा। तो 5 जनवरी 1918 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, उन्होंने मुसलमानों को यह एक तरह से कह सकते हैं कि एक सांत्वना दी, एक विश्वास दिया, आश्वासन दिया कि तुर्की के साम्राज्य को न तो भंग किया जाएगा और न ही उनकी प्रतिष्ठा का हनन होगा। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने वचन तो दिया कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटिश सरकार अपने वचनों से पीछे हट गई। उसने ये डिसाइड किया कि तुर्की राज्य का विघटन करेंगे और इसके कारण भारतीय मुसलमान, जो कि भारतीय कहें विश्व के सभी मुसलमान, तो भारतीय मुसलमानों को भी सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने जो है एक कह सकते हैं कि अपना रोष प्रकट किया। उधर जो अंत में जो युद्ध काल में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को बहुत सहयोग दिया। सर्वे की संधि हुई और युद्ध के पश्चात 10 अगस्त 1919 को सर्वे की संधि हुई, जिसके अनुसार तुर्की साम्राज्य को भंग कर दिया गया। ठीक है। और कुस्तुनतुनिया में जो राज था वहाँ पर सुल्तान को नज़रबंद कर दिया गया। अब ये कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन की एक नींव यहीं से पड़ गई। भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ है वो मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली के अंडर में किया, उनके गाइडेंस में किया। और उसी समय गांधी जी भी कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन को शुरू करने के विचार में थे और इसे एक स्वर्णिम अवसर गांधी जी ने सोचा कि अगर हम मुस्लिमों का दिल जीतना चाहते हैं और उनको स्वतंत्रता के आंदोलन में एक नया कह सकते हैं एक नई जागरूकता लाना चाहते हैं, तो इनको भी एक अच्छा समय है, अवसर है कि अगर हम खिलाफत आंदोलन में इनका साथ देंगे तो वो हमारे आंदोलनों में भी, भारतीय आंदोलनों में स्वतंत्रता प्राप्ति में हमारा साथ देंगे। तो गांधी जी ने इसे एक स्वर्णिम अवसर समझकर इस आंदोलन का समर्थन किया। 24 नवंबर 1919 को जब अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन है उसको आयोजित किया गया, तो गांधी जी उसमें अध्यक्ष भी चुने गए और गांधी जी ने ये परामर्श दिया कि यदि अंग्रेज तुर्की समस्या का निदान नहीं करते हैं तो हम सब मिलकर असहयोग और बहिष्कार की नीति को अपनाएंगे। 20 मई को खिलाफत समिति ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया, यानी कि खिलाफत आंदोलन उद्देश्य कुछ और था, लेकिन गांधी जी ने उसको अपने उद्देश्य के साथ समाहित कर लिया। और जो सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि खिलाफत पंजाब की भूलों को सुधारने और अपर्याप्त सुधारों की त्रिवेणी से असंतोष पाने के
के ऊपर बह चला, यानी कि जो भी पहले की चीज़ें जिसमें इतने उतार चढ़ाव आए और हिंदू मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं खाई उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, उसने एक संगम का कार्य किया और खिलाफत और असहयोग आंदोलन आपस में एक हो गए। ठीक है, अब ये जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है, क्या क्या कारण थे। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं उसका एक कारण बना। फिर उसके बाद अली बंधुओं के अंडर में जो कॉमरेड एक तरह से कॉमरेड को पत्र लिखा गया, तुर्की इस्लामी परंपराओं के जो प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई, और जोर जब पकड़ा जब गांधी जी ने इसके कह सकते हैं हम कि इसके साथ देने का प्रयास किया। गांधी जी ने भी इसमें अपनी सहमति जताई। ठीक है, तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ 1920, पहली बार कांग्रेस ने विदेशी शासन के विरुद्ध जब सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम विधान परिषदों में जो है बहिष्कार करेंगे, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, उसी समय अब असहयोग आंदोलन का टाइम भी यही था, 1920 सितंबर 1920 से फरवरी 1922। इसमें महात्मा गांधी ने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया और जलियांवाला बाग सहित अन्य जितनी भी गतिविधियां थी, जो जलियांवाला बाग कांड था वो मुख्य था। ठीक है, उन गतिविधियों को मतलब इन्होंने कहा कि किसी भी तरह हमें ब्रिटिश सरकार से कोई भी न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए ब्रिटिश सरकार को हम किसी भी तरह का सहयोग नहीं देंगे। किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे एकेडमिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो। ठीक है, ये आंदोलन बहुत अधिक प्रभावशाली हुआ ये कि एक निर्णय लिए गए कांग्रेस के अधिवेशन में 1920 में कि सभी वयस्क अब कांग्रेस के सदस्य बनेंगे। 3 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया। भाषीय आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियां भी बनाई गई और मुख्य रूप से स्वदेशी चीज़ों के उपयोग पर और उनके कताई बुनाई इत्यादि को प्रोत्साहन दिया गया और हिंदी की महत्ता को बताया गया और हिंदी का अधिक से अधिक यूज़ करने की नीति को अपनाया गया। मतलब हम विदेशी भाषा का भी प्रयोग नहीं करेंगे और बाहर की चीज़ों का भी बहिष्कार करेंगे। तो नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ उपाय किए। उन्होंने केवल अपील ही नहीं भेजी बल्कि सीधी सीधी कार्रवाई थी कि अब हम मना कर देंगे। तो कांग्रेस की नीति में अचानक बदलाव हो गया था। अभी तक कांग्रेस क्या कर रही थी, सहयोग दे रही थी, लेकिन अब क्या कर रही थी, सीधे सीधे मना ही कर रही थी। तो इसमें एनी बेसेंट, जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, ये सब इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ भी दिया था। ठीक है, तो इसके 2 भाग हो गए थे कांग्रेस के, नकारात्मक और रचनात्मक भाग। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में क्या क्या था कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, अदालतों की, पंचायती अदालतों की स्थापना हुई, अस्पृश्यता का अंत किया गया। मतलब ये कहा गया कि अगर हम लोग अपने ही छुआछूत में बटे रहेंगे तो स्वतंत्रता के आंदोलन में कैसे आगे बढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, स्वदेशी चीज़ों का प्रसार कताई। तो ये सब तो रचनात्मक थे। नकारात्मकता में क्या था कि सरकार द्वारा दी गई जितनी भी उपाधियां हैं उनको लौटाया जाएगा और उनको लौटाया गया। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़ों, इन सब का बहिष्कार किया गया। कोई भी सरकारी उत्सव होता था, स्वदेशी प्रचार होता था, उसका भी बहिष्कार किया गया। अवैतनिक पदों से, स्थानीय निकायों से सभी ने त्यागपत्र दे दिए और विदेशी वस्तुओं के प्रयोग का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया और स्वदेशी का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया गया। तो असहयोग आंदोलन में शुरू से ही जो है वो बहुत अधिक कह सकते हैं कि तेजी से चल रहा था, लेकिन इसी बीच में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और उसके बाद 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक के लिए एक स्मारक बनवाने की घोषणा की गई और 20 लाख चरखे बंटवाने का कार्यक्रम भी शामिल किया गया। खैर 1920 को जो ये अधिवेशन, जो गांधी जी का सहयोग आंदोलन शुरू हुआ, वो बंगाल में बहुत तीव्रता से बढ़ा। पश्चिम भारत, जिसे हम कहें बंगाल, उत्तरी भारत, सभी जगह अभूतपूर्व सफलता मिली और बहुत तीव्र चल रहा था। 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल, कॉलेजेस जो सरकारी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, उनको छोड़ दिया। ठीक है, नेशनल कॉलेजेस की स्थापना हुई। लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
इन सब ने जो है न्यायालयों का, ये सब एडवोकेट थे, तो इन सब ने भी न्यायालयों का बहिष्कार किया और वो स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने भी अपनी केसरी हिंद की उपाधि और ये जो इनको युद्ध पदक मिला था, बोर पदक मिले थे, ये सब वापस कर दिए और गांधी जी का अनुकरण करके बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश सरकार के मिले हुए पदकों को वापस कर दिया। तो बहिष्कार आंदोलन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर बहुत अधिक प्रेशर डाल रहा था, ठीक है। और सबसे अधिक जो सफल रहा वो बहिष्कार आंदोलन रहा कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का। पूरी तरह से लोग खादी पहनने पे आ गए, ठीक है। और खादी की माता कि हम अपने चरखे से अपना सूत काट कर अपने लिए कपड़े बनवाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि कपड़े बहुत महंगे, खादी बहुत महंगी हो रही है, तो गांधी जी ने कहा कि लोग कम कपड़े पहनकर लेकिन अपने ही कपड़े पहने, ठीक है। तो गांधी जी ने स्वयं भी एक वस्त्र को धारण करने का निश्चय किया, ठीक है। और उसके बाद जब इतना अधिक विरोध हो गया, इतनी हड़तालें हो गई, तो जब यहाँ पर लॉर्ड साइमन प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए भारत के आगमन पे, तो उन्होंने देखा कि वाकई में पूरे देश में ऐसी हड़ताल है कि वहाँ की सड़कें वीरान थी। बम्बई पहुँचने पर उनको कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता, ये पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार को पता चल गया था। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस और खिलाफत दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया जब नहीं कर पाए। और इसके साथ अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना, इन सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफत आंदोलन में भी, जो खिलाफत आंदोलन ने एक जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो क्या था, हिंदू और मुस्लिमों के बीच की खाई को पाटना, ठीक है। और इसके लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े बड़े कार्य हुए थे, जिसमें जो कट्टर मुस्लिम थे उन्होंने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद जी को जामा मस्जिद में भाषण के लिए बुलाया, ठीक है, उनको आमंत्रित किया। उधर सिखों ने क्या किया, स्वर्ण मंदिर की चाबियां डॉक्टर किचलू जो कि मुस्लिम नेता थे उनको सौंप दी। तो मतलब इतनी अधिक हिंदू और मुस्लिम में मित्रता आ गई थी, जिसको देखकर कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अधिक भयभीत हो गई थी। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में इसको और अधिक तेज करने का निर्णय लिया गया और संविदा अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का भी विचार किया गया, अभी सिर्फ विचार किया गया। और 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक धमकी भरा पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि यदि एक हफ्ते के भीतर सरकार ने उत्पीड़नकाली जितनी नीतियां हैं इसको वापस नहीं लिया, इसके पहले जो रोलेट एक्ट वगैरह था, तो व्यापक संविदा अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। और आंदोलन, लेकिन हो ये रहा था कि आंदोलन में कहीं ना कहीं हिंसा हो रही थी। जो अली बंधु थे वो भाषण दे रहे थे भड़काने वाले, और इससे हिंसा भड़क भी रही थी। 1921 में मोपलो ने हिंसा का एक भयंकर कत्ल किया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो समय सीमा थी, जो गांधी जी ने पत्र लिखा था कि इतनी इतनी तारीख तक आप जवाब दें, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी को एक अत्यंत भयंकर घटना घट गई, जिसमें क्रोध ने पागल भीड़ ने पुलिस के जवानों की, मतलब चौकी को चारों तरफ से घेर कर उसमें आग लगा दी और अंदर उसमें 22 पुलिस के जवान थे जो कि जिंदा जल गए। इस जो अहिंसा, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, इस हिंसा से गांधी जी का मन इतना अधिक द्रवित हो गया कि उन्होंने इस आंदोलन को शीघ्र समाप्त करने का निर्णय ले लिया। और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जब कांग्रेस की बैठक हुई तो उसमें इन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय ले लिया। हालांकि ये निर्णय बहुत अधिक आघातपूर्ण था, क्योंकि इस समय असहयोग आंदोलन बहुत चरम सीमा पे था। शायद उसी समय हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती तो मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इत्यादि कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इसकी आलोचना भी करी। और हालांकि इसको लेने के बाद गांधी जी की स्थिति भी कमज़ोर हुई और अंग्रेज़ों के द्वारा इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और 6 वर्ष की सज़ा दी गई। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने जो ये पहला जन आंदोलन चलाया था, इसको हम भारत का प्रथम जन आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रांतिकारी, अहिंसा के साथ ही क्रांतिकारी रूप भी था, ठीक है, जिसने कांग्रेस के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन भी ला दिया था। प्रारंभ से कांग्रेस सहयोग की नीति अपना रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अब असहयोगात्मक रवैया हो गया था। तो इसमें जो है बहुत गांधी जी ने इसका, कई सारे नेताओं ने इसके लिए कहा, कूपलैंड ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि
बहुत संगठित दल गांधी जी ने इस आंदोलन के द्वारा हमें दिया और एक नया संविधान और एक राष्ट्रव्यापी आधार भी हमें मिल गया। ठीक है, तो एक बातचीत करने वाला संगठन अचानक ही क्रांतिकारी संगठनों में भी बदल गया। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि असहयोग आंदोलन 2 वर्ष में ही अपने समय से पूर्व ही समाप्त हो गया, लेकिन इसने उस क्रांति के ज्वाला को भारतीय लोगों के हृदय में जागृत किया, जिसके द्वारा भारतीय वास्तविक रूप से अपनी आज़ादी को पाने के लिए एकत्र हो सके। ठीक है, तो ये आपके असहयोग आंदोलन, उसके कारण और परिणाम थे। खिलाफत आंदोलन भी है इसके साथ ही साथ। आप इसके बाद हम नेक्स्ट आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का आपका ये टॉपिक 4th सेमेस्टर डीएलएड का इतना ही है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।